नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। 6 चरणों के चुनाव खत्म हो गए हैं और अब तैयारी है बड़े दिन की, यानी कि 4 जून की, जब मतगणना का दिन होगा, वोटों की गिनती होगी। और इस बीच तमाम तरीके के बयान ईवीएम को लेकर, गिनती को लेकर, वोटर टर्नआउट को लेकर, यहाँ तक कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। और दूसरी तरफ अमित शाह और मोदी जी के बड़े बड़े दावे हैं। आज भी अमित शाह ने ये कहा अपनी एक चुनावी सभा में कि 5 चरणों का डेटा तो उनके पास है। उन्होंने ये कहा, और मैंने लिख कर रखा हुआ है, उन्होंने अपनी चुनावी सभा में ये कहा है कि मेरे पास 5 चरणों के चुनाव का हिसाब किताब है। मोदी जी को 310 सीटें ऑलरेडी मिल चुकी हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को 40 सीटों से ज्यादा नहीं मिलने वाला है, अखिलेश यादव को 4 सीटों से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। और साथ में उन्होंने ये भी भविष्यवाणी कर डाली कि जब कांग्रेस हारेगी तो उसका ठीकरा राहुल और प्रियंका के ऊपर नहीं फोड़ा जाएगा, बल्कि खरगे जी को अपनी नौकरी से हाथ गंवाना पड़ेगा। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव की जो दिशा और दशा है वो क्या है। एक तरफ वोटों को लेकर ये कहा जा रहा है कि वोटों की चोरी हो रही है, वोटों की धांधलेबाजी हो रही है। एक अभी बैंगलोर में एक बड़ा कॉन्क्लेव हुआ था 21 मई को, जिसमें तमाम सिविल सर्वेंट्स 120 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस मिले थे। और उन्होंने ये कहा, इस चीज को लेकर प्लानिंग की कि वो एक रिटर्निंग ऑफिसर्स को, जितने देश के रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनको एक ओपन लेटर लिखा गया है और ये कहा गया है कि भाई आप सुनिश्चित करें कि देश में फ्री एंड फेयर चुनाव हो। तो अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ मोदी जी के दावे हैं, दूसरी तरफ चुनाव की जो धांधलेबाजी की खबरें हैं वो हैं। अब ऐसे में ये पूरा चुनाव किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स ने, हमने जब पिछले बार यशवंत सिन्हा जी का इंटरव्यू किया था, तो बहुत सारे लोगों ने लिखा और कहा कि यशवंत सिन्हा जी को हम फिर से सुनना चाहते हैं। तो आज पूर्व केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और वरिष्ठ नेता हमारे साथ यशवंत सिन्हा जी हैं। यशवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग। और आपका पिछला वाला इंटरव्यू हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत लोगों ने देखा, 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इंटरव्यू देखा और उस इंटरव्यू को बहुत पसंद किया था। लेकिन अब आपको चुनाव की जो दिशा है वो क्या लग रही है? बड़े बड़े दावे आ रहे हैं। आज भी अमित शाह ने कहा कि भाई 5 सीटों का हिसाब तो उनके पास है, 310 सीटें मोदी जी को मिल रही हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और देश के गृह मंत्री के नाते उनके पास न केवल पार्टी सोर्सेस है बल्कि सरकारी सोर्सेस से भी खबर आती है। देश में एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग देश भर में फैले हुए हैं और हर क्षेत्र की खबर होम मिनिस्ट्री को भेजते हैं और होम मिनिस्ट्री में होम मिनिस्टर उसको देखते हैं। तो अमित शाह के लिए पहले तो इस तरह के बयानबाजी करना, या किसी भी देश के गृह मंत्री के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करना चुनाव के दरमियान सही नहीं मानता हूँ। दूसरी बात जो है वो ये है कि बड़बोलपना में बीजेपी नेताओं का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि अमित शाह बड़बोलपना कर रहे हैं और वो जान गए हैं कि शायद चुनाव उनके हाथ से निकल गया है और इसीलिए अंतिम चरण के चुनाव के लिए वो मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इससे उनको बचना चाहिए। ऐसा वो करेंगे तो गृह मंत्री, देश का जो गृह मंत्री होता है, उस पद की प्रतिष्ठा बचेगी। उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की चिंता हम ना भी करें तब भी। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा इसी संदर्भ में जो आपने पृष्ठभूमि रखी है कि मैं जब चुनाव लड़ता था तो हर बूथ में मैं अपने पोलिंग एजेंट्स को ये कहता था कि भाई शाम को जब चुनाव खत्म होगा तो एक फॉर्म 17C होता है, वो आप मांगिएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर से और वो आपका अधिकार है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कर्तव्य है
कि वो फॉर्म 17C भर के आपको दे। और मुझे ये कहते हुए कुछ संतोष हो रहा है नीलू जी कि हर चुनाव में शाम को मेरे पास लगभग सारे बूथ से ये फॉर्म 17C आ जाता था। तो मेरे पास आ जाता था। ये कब तैयार किया जाता है? जैसे ही चुनाव खत्म होता है, अंतिम वोटर ने वोट डाल दिया होता है, जब खत्म होने की प्रक्रिया बूथ में शुरू होती है, तब फॉर्म 17C भरा जाता है। और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि पोलिंग एजेंट का अधिकार है कि वो डिमांड करें इसको, और उनका एक कर्तव्य बनता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कि उसको दे दें। तो फॉर्म 17C जब कैंडिडेट को मिल गया, कैंडिडेट के एजेंट को मिल गया, तो वही फॉर्म 17C डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाता है, जो जिला के कलेक्टर हैं, और उसके बाद वहां से वो शायद स्टेट में भेजते होंगे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, और वहां से कंपाइल करके वो चला जाता होगा इलेक्शन कमीशन में। एक दफा चुनाव समाप्त हो गया, फॉर्म 17C साइन हो गया, तो उसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा कर रहा है तो वो जानबूझकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ छेड़खानी कर रहा है। तो इसलिए अचानक चुनाव आयोग का ये कहना कि 5-7 दिनों के बाद कि नहीं, इतना आंकड़ा नहीं था टोटल वोट्स का आंकड़ा इतना था, और कई करोड़ से वो आंकड़ा बढ़ जाता है, तो मेरे जैसे व्यक्ति के मन में भी संदेह पैदा होता है कि आखिर ये क्यों हुआ। और चुनाव आयोग केवल ये कह के नहीं बच सकता है कि हाँ हमने सब आंकड़े रिलीज कर दिए। उनको डिटेल में आंकड़ा रिलीज करना चाहिए, टोटल वोटर्स कितने थे और कितनों ने वोट कास्ट किया, कितना परसेंटेज रहा, और कब ये खबर उन तक पहुंची। कहीं उनके कार्यालय में तो कंपाइल करने में गड़बड़ी नहीं हुई, क्या हुआ, ये एक्सप्लेन करना उनका कर्तव्य बनता है ना। बिल्कुल। और यही सवाल है कि अचानक ये फिगर नहीं बढ़ सकता है। अब मुझे नहीं पता कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट्स हैं इस चुनाव में, उनमें से कितने लोगों ने ये फॉर्म 17C कलेक्ट करके अपने पास रखा है। अगर मैं चुनाव लड़ता होता तो मेरे पास हर बूथ से आज के दिन ये फॉर्म 17C आ जाता। मैं खुद ही कैलकुलेट कर लेता कि मेरे यहाँ टोटल वोट्स कितने पड़े, कितना परसेंटेज रहा, और उसमें कोई भी अगर छेड़खानी उससे होती, कोई भी परिवर्तन किया जाता, तो मुझे तुरंत पता चल जाता इस बात का। लेकिन अब पता नहीं कितने लोगों ने इसको ध्यान में रखा, नहीं रखा, कैंडिडेट्स के बारे में मैं बोल रहा हूं। लेकिन चुनाव आयोग से एक स्पष्टीकरण ड्यू है कि ये अचानक क्यों बढ़ गया और कब उनके पास ये खबर आई कि ऐसा नहीं था, ऐसा था। बिल्कुल। मैं यशवंत जी आपसे चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा-सा अभी रुक कर बात करूँगी, और बात तो करनी है उनके बारे में। लेकिन आपने जो अभी शुरू में कहा कि बीजेपी के जो लोग हैं वो बड़बोलेपने में अब उनका कोई मुकाबला नहीं है। अब सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ बयानों पर रोशनी डालना चाहती हूँ। हाल में उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा, एक एंकर ने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। उन्होंने ये कहा कि ऐसा लग रहा था कि उनको कोई दैवी शक्ति प्राप्त हो। अब हो सकता है कि उनका सेंस कुछ और हो कहने का, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको दैवी शक्ति प्राप्त है, और बिल्कुल जैसे महाभारत में कर्ण पैदा हुए थे, कुछ उस तरीके के अवतार में मोदी जी नज़र आने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस ऐसे बयान को आप क्या कहेंगे? और इंटरव्यूज़ में वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इस तरह के बयान के बारे में क्या कहा जाए? जितना कहा जाए वो कम होगा। प्रधानमंत्री, मैंने कहीं एक कार्टून देखा कि पहले चुनाव में उन्होंने कहा कि मैं आपका प्रधान सेवक हूं। दूसरे चुनाव में उन्होंने कहा मैं आपका चौकीदार हूं। तीसरे चुनाव में वो कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं। अब जो व्यक्ति अपने को भगवान मान के बैठा है, जो ये कह रहा है कि मैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से पैदा ही नहीं हुआ, कहीं से अवतरित हो गया, तो साक्षात अवतार है ना भगवान के। अब साक्षात भगवान के अवतार से कैसे डील किया जाए? ये तो न चुनाव आयोग के बस में है, न
देश की जनता के बस में है कि भाई चुनाव तो व्यक्ति लड़ता है, आदमी लड़ता है। अब भगवान स्वयं चुनाव लड़ने आ जाए तो मतदाताओं को क्या करना चाहिए? मैं तो भारी कंफ्यूजन में रहूंगा कि मैं भगवान को वोट दूं या किसी साधारण मनुष्य को वोट दे दूं। तो मोदी जी के बयानों की जितनी कम चर्चा की जाए उतना बेहतर होगा। मैं समझता हूं कि वो बौखला गए हैं। उनको हमसे और आपसे ज़्यादा पता है कि चुनाव में क्या हो रहा है, और मुझे लगता है कि अपनी हार को देखते हुए वो काफ़ी बौखला गए हैं और जो मर्जी में आता है वो बोल रहे हैं। यही क्या, मैंने भैंस की बात करना, मंगलसूत्र की बात करना, मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि देश का कोई प्रधानमंत्री इस तरह का बयान दे सकता है। और मैं एक बात आपको और बता दूं, शुरू में तो लोगों को ये बड़ा अम्यूजिंग लगा, मनोरंजन उनका हुआ कि मोदी जी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब लोग उनसे नाराज हो रहे हैं। वो जितनी इस तरह की बात बोलते हैं उससे लोगों की नाराजगी बढ़ती चली जा रही है उनके प्रति, और इसीलिए उनको सावधान होना चाहिए कि वो इस तरह का बकवास बंद करें। लेकिन यशवंत जी, जिस चीज को आप बकवास कह रहे हैं उसको उन्होंने अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बना लिया है। अभी परसों 2 दिन पहले तो उन्होंने पराकाष्ठा कर दी और ये कहा कि इंडिया अलायंस अपने वोट बैंक की गुलामी करे या उसके आगे मुजरा करे। आप ये सोचिए कि कोई प्रधानमंत्री कभी मुजरा शब्द का इस्तेमाल अपने पब्लिक फोरम में, एक पब्लिक रैली में कर सकता है? क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी आबादी का अपमान नहीं कर दिया? वो तो नारी शक्ति की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और ऊपर से मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने पब्लिक संबोधन में। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि उनके बयानों के बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम होगा, और यही एक शब्द नहीं, मुजरा। उन्होंने कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। और देखिए, इसके पीछे ये जो पूरी चाल है ना, इसके पीछे जो उनकी मंशा है वो क्या है? वो पहले चरण से या पहले चरण के पहले से, जब से इस देश में चुनाव प्रचार शुरू हुआ, एक बार फिर उन्होंने प्रयास किया है कि इस चुनाव को वो सांप्रदायिक बना दें, किसी तरह इस चुनाव को हिंदू मुसलमान बना दें, और अगर उसमें कोई कोर कसर छूट जाए तो पाकिस्तान को ड्रैग करें चुनाव में और पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगा जाए। तो इस बार दुर्भाग्य से उनकी ये चाल फेल हो गई, क्योंकि देश की जनता ने कई बार इसको देख लिया है और वो दोबारा तिबारा इसके झांसे में नहीं आने वाली है। और इसलिए ये चुनाव हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। मेरा जो पुराना चुनाव क्षेत्र है हजारीबाग, झारखंड में, वो बहुत कम्युनली सेंसिटिव क्षेत्र है। वो ड्रॉप ऑफ ए हैट में जिसको कहते हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम टेंशन हो जाता है। रामनवमी का एक बहुत बड़ा केंद्र है वो झारखंड में। लेकिन इन सब के बावजूद इस चुनाव में मैंने कहीं नहीं देखा कि लोग हिंदू मुस्लिम से प्रभावित हो रहे हैं या इस मुद्दे को कोई पकड़ रहा है। भाजपा ने और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बहुत प्रयास किया, लेकिन ये चला नहीं, क्योंकि जैसे सूफले जो है वो बार बार नहीं उठ सकता है, वो एक ही बार राइज करेगा, उसी तरह ये जो है ये पिछले 2 चुनाव में 14 में और 19 में चल चुका है, और अब तीसरी बार ये राइज नहीं करेगा, ये इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन यशवंत जी, तमाम चीजें बोलने के बाद वो लगातार एक ही चीज बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस ने संविधान और लोकतंत्र को एक बड़ा इशू बनाया और कहा कि देखिए, मोदी जी अगर तीसरी बार आएंगे तो संविधान छिन जाएगा, संविधान छिनेगा तो आपका आरक्षण चला जाएगा। अब मोदी जी ने पूरा जो नैरेटिव है वो पलट दिया और अब वो ये कहने लगे कि देखिए, इंडिया अलायंस संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। वो अगर आएगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, तो जो हिंदू मेजॉरिटी है उसको सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब वो बार बार अपनी रैलीज में इस बात को कह रहे हैं कि भाई, जो हिंदू जो वोट बैंक है उसको सेकेंड क्लास सिटीजन का दर्जा देगी इंडिया अलायंस सरकार। वो आपने कहा एक चोर चोरी की है, और उसके बाद सबसे पहले वही चोर चोर चिल्लाकर भागने लगा।
और लोग उसके पीछे चोर को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, फिर कहीं मौका देकर वो किनारे हो गया। तो मोदी जी की हालत उसी चोर के जैसे है कि विपक्ष चोर चोर चिल्लाने के बदले वो खुद ही चोर चोर चिल्ला रहे हैं और दौड़ रहे हैं कि चोर को पकड़ने हम दौड़ रहे हैं। इससे भी कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं 2019 का एक वाकया मुझे याद है। उस समय बहुत प्रभावित हुए थे। जो बालाकोट हुआ था उससे कि देखो मोदी जी कितने 56 इंच की छाती है, जाके पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मार रहा है, और पूरे चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा बन गया था। मोदी जी ने हर चुनावी सभा में, उनको नहीं करना चाहिए था लेकिन उन्होंने भरपूर इसका फायदा उठाया था। तो इस बार वो नहीं चल रहा है ना, वो नैरेटिव फेल हो गया, और क्योंकि वो नैरेटिव फेल हो गया इसलिए मोदी जी ज्यादा बौखला गए कि अब हम क्या करें, क्योंकि जो नैरेटिव सोच कर आए थे वो नैरेटिव फेल हो गया और इनके पास दूसरा कोई नैरेटिव है ही नहीं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान के अलावा। दो आदमी आप सोचिए कि 10 साल शासन में रहा है, वो अपनी उपलब्धियों के बारे में बात नहीं करेगा, वो मंगलसूत्र के बारे में बात करेगा, भैंस के बारे में बात करेगा। और कमाल है इस देश में, वो इंटरव्यू आपको देने को तैयार हुए कभी? पता नहीं आपने अप्रोच किया कि नहीं। सारे गोदी मीडिया के एंकर्स उनके पास जा रहे हैं। वो तो उनके फेवरेट चैनल्स है, उन्हीं को इंटरव्यू मिलता है, हम लोग को कहाँ इंटरव्यू देते हैं। जितने फेवरेट एंकर्स हैं, जितने फेवरेट चैनल्स हैं, उनको धड़ाधड़ उन्होंने इंटरव्यू दिया। मीडिया, प्रिंट मीडिया को भी इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू की बाढ़ लगा दी उन्होंने। लेकिन अब अंतिम समय में न इंटरव्यू का कोई असर पड़ रहा है, न प्रिंट मीडिया के इंटरव्यू का कोई असर पड़ रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा उनका एक ही नैरेटिव है और वो नैरेटिव इस चुनाव में नहीं चल रहा है। जी, लेकिन भाषा पर बहुत बात ज्यादा इस बार हो रही है कि किस स्तर की भाषा का इस्तेमाल मोदी जी कर रहे हैं और अमित शाह भी कर रहे हैं। अमित शाह की भी आप भाषा अगर आप देखिए तो आज अमित शाह की एक रैली थी, उसमें मैं उनको सुन रही थी, तो वहां पर वो ये कह रहे थे कि देखिए जो योगी जी की सरकार है उसने सारे गुंडों को उल्टा लटका दिया है। पहले एक डिस्ट्रिक्ट में एक गुंडा होता था, अब देखिए हम विकास लेकर आए हैं और सारे गुंडों को उल्टा लटका दिया है। ये हमेशा ये जो एक बेलिजरेंट अप्रोच होता है, चाहे वो मोदी जी का हो चाहे अमित शाह का हो, हम उल्टा लटका देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कोई माइका लाल, मतलब इस टाइप की जो लैंग्वेज है, ये मैंने पहले के दौर में कभी भी किसी एक सुशोभित नेता के मुंह से कभी भी इस तरीके की लैंग्वेज नहीं सुनी। और आज क्योंकि मोदी जी को बहुत सारी जनता इतने मन से सुनती है, कई लोग तो उनको आइडलाइज भी करते हैं, तो इसलिए मुझे चिंता है कि जो आज की यंग जनरेशन मोदी जी या अमित शाह की लैंग्वेज को सुनेगी तो क्या वो ये सोचेगी कि यही नॉर्मल स्तर है बात करने का? कम पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, इस देश में अनेक प्रधानमंत्री हुए हैं, कुछ तो बहुत पढ़े लिखे लोग थे उसमें, लेकिन ये दोनों जिसका नाम आपने लिया, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये कम पढ़े लिखे लोग हैं। मोदी जी के बारे में तो क्या उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, उसके बारे में भयानक कंफ्यूजन है, और कुछ कहूंगा तो गुजरात में केस हो जाएगा मेरे ऊपर, आपके ऊपर। लेकिन कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे किसी सभ्य भाषा का की आशा करना मुझे लगता है कि बेईमानी है। जितनी बात इनको समझ में आती है उतनी बात उसी भाषा में बोलते हैं जिस भाषा के आदी है। और देखिए, अमित शाह हो चाहे मोदी हो, ये 12 साल रहे गुजरात के मुख्यमंत्री, 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, 22 साल से लगातार ये सत्ता में बने हुए हैं, या तो सीएम रहे या पीएम रहे। उसके बाद भी इस तरह की भाषा अगर उनके मुंह से निकलती है तो मैं क्या कहूँ इसके बारे में। मैं यही कहूँगा कि भाई अफसोस है कि देश की जनता ने ऐसे व्यक्ति को चुना, प्रधानमंत्री, उनको इतना बड़ा बहुमत दिया।
लेकिन यशवंत जी, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस दिख रहा है, हम लोग सब मैं जिससे जिससे बात कर रही हूँ, सबको ये लगता है कि मोदी जी बौखला गए हैं, मोदी जी अंदर से डरे हुए हैं कि उनको उतने नंबर्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी प्रधानमंत्री और अमित शाह की। अमित शाह तो पूरा एक-एक टिप्स पर उनके नंबर्स हैं कि कहाँ से कौन-सी सीट जीत रहे हैं वो। अब उन्होंने आंकड़ा तक गिना दिया कि 5 फेजेज़ में मोदी जी तो साढ़े 310 सीटें तो वो जीत ही चुके हैं। तो अब 5 फेजेस में अगर वो 310 सीट जीत चुके हैं, तो फिर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से ये कॉन्फिडेंस दिख रहा है, या बिल्कुल इतने धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं कि देखी जाएगी, बोल दो, देखा जाएगा क्या होगा बाद में, ये एटीट्यूड? नहीं, वो बिल्कुल देखिए, उनसे किसी ने नहीं आज तक पूछा कि भाई ये 310 सीटें आपकी कहाँ से आ रही हैं? जो ऑलरेडी आ चुकी हैं, वो कहाँ से आ रही हैं? झारखंड में जिस जिस राज्य से मैं आता हूँ 14 सीटें हैं, तो उनको आप 24 कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उनको आप 150 कर दीजिए। सीटें बढ़ा दीजिए राजस्थान की, बाकी सब जगह की, और इसके बाद 400 क्या, वो 500 पार हो जाएंगे। तो आज तक मुझे नहीं पता है कि किसी पत्रकार ने, किसी ने उनसे ये पूछा कि भाई ये जरा मुझे आंकड़े समझा दीजिए कि आपको हर स्टेट में कितनी सीटें अब तक आ गई हैं, जिसके बेसिस पर आप ये कह रहे हैं कि भाई हमको 310 सीटें ऑलरेडी आ गई। उन्होंने एक नैरेटिव बनाया कि इस बार 370 पार और 400 पार, ठीक है ना। तो ये नैरेटिव जो है उसको वो चुनाव के अंतिम दिन तक चलाते रहेंगे। और एग्जिट पोल में भी मैं आज के दिन आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, एग्जिट पोल में गोदी मीडिया यही दिखाएगा कि वो 370 पार कर गए और अलायंस के साथ 400 पार कर गए। एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था पटना में एक बार कि पोस्टल बैलेट काउंट हुए और पोस्टल बैलेट में बीजेपी को ज्यादा वोट मिल गए, बीजेपी जीतती हुई दिखाई दी। तो एक सज्जन थे, उन्होंने ये सोचकर कि यही ट्रेंड रहेगा बाकी काउंटिंग फेजेस में भी, उन्होंने विजय जुलूस निकाल दिया। आज वो एक बड़े पद पर हैं केंद्र में। जिन्होंने वो जुलूस निकाला था उनके रिवॉर्ड में एक बड़ा पद मिला हुआ है केंद्र में, हर फोटो में नजर आते हैं। तो इसलिए मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, आज के दिन नोट कर लीजिए मेरी बात को, कि वो एग्जिट पोल तक जीतेंगे। एग्जिट पोल दिखाएगा 370 पार, 400 पार, क्योंकि वो भी मैनेज्ड होगा। तो जब रियल काउंटिंग शुरू होगी तभी सच्चाई देश के सामने आएगी। लेकिन सर, जब इतना बड़ा तबका लोगों का ये सोच रहा है कि ये पूरा चुनाव मैनेज किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पूरी जो फिंगर्स हैं वो पॉइंट आउट होती हैं जाकर चुनाव आयोग के ऊपर। और जिस तरीके का संदेह चुनाव आयोग पर बार बार खड़ा किया जा रहा है, अब अलग अलग दिन कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं। अब आज ही जैसे एक हेडलाइन है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी कि फर्स्ट 6 phases see 2.38 crore rise in absolute votes despite 1.8% dip in turnout in 2019। यानी कि वोटर टर्नआउट में डिप है, लेकिन फिर भी जो एब्सोल्यूट वोट्स हैं वो इतने ज्यादा हैं। तो क्या आर्टिफिशियली वोटर्स की संख्या क्रिएट की जा रही है? अब कोई एविडेंस नहीं है इस बात को लेकर, लेकिन इस बात की शंका जताई जा रही है कि आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा रहा है वोटर्स को। देखिए, जो सिस्टम है ना पूरा चुनाव का, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि चुनाव मतदान तो मतदान केंद्र पर होता है, बूथ पर होता है, और बूथ पर मतदान हो गया, ईवीएम सील हो गया, सील्ड ईवीएम आकर स्ट्रांग रूम में रख दिया गया। स्ट्रांग रूम में आपको इस बात की अनुमति है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने प्रतिनिधि को वहाँ 24 घंटे रखें ताकि वहाँ कोई छेड़छाड़ उनके साथ नहीं हो। फिर उसके बाद जब काउंटिंग होना शुरू होता है तो स्ट्रांग रूम से ईवीएम निकाला जाता है। ईवीएम को लाते समय आप चाहें तो अपने प्रतिनिधि को उसके साथ ला सकते हैं ताकि रास्ते में उसको कुछ अदला बदली नहीं किया जाए। तो इतनी सारी व्यवस्था है जिसको अगर पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स फॉलो करें तो मुझे लगता है कि इसमें दिक्कत कोई आएगी नहीं। और अगर किसी ने डाल दिया है एडिशनल वोटर्स को,
तो वो पकड़ा जाएगा तुरंत। मैंने इस हिसाब से कह रहा था कि अगर मेरा चुनाव होता और मैं सारे 17C फॉर्म्स इकट्ठा करके बैठा होता, मैं तो जब अपने चुनाव मैं लड़ता था तो मैं अपने मतदान केंद्र के जो चुनाव जो काउंटिंग होती थी, काउंटिंग टेबल पर जो हमारा प्रतिनिधि बैठेगा उसको मैं वो फॉर्म 17C उसके हवाले करता था कि जब ये ईवीएम खुलेगा तो तुम इससे कंपेयर करके देखना कि सही है कि गलत है, बीच में छेड़छाड़ तो नहीं हुई। तो मैं लेकिन इतनी सावधानी बरतता था। अब कोई सावधानी नहीं बरते तो इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। आपने सुना है ना इस कहावत को? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें विजिलेंट तो रहना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके का चुनाव आयोग है, चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो भी टॉप बॉसेस जो बीजेपी में है वो ही करते हैं ज्यादातर। हर चीज को लेकर संदेह पैदा हो रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि पूरा चुनाव मैनेज करा लिया गया हो ऊपर के लेवल से। क्या ये वाकई में संभव है? क्योंकि सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जो रिपोर्ट करते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, और फिर उसके टॉप बॉस हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या ये एक बड़ा धांधलेबाजी, क्या आपको लगता है कि संभव हो पाएगी? और आपको क्या इस बात की शंका है कि चुनाव धांधलेबाजी से जीता जा सकता है बीजेपी के द्वारा? आज के दिन अगर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी सावधान हैं, कैंडिडेट सावधान हैं, अलर्ट हैं, तो धांधलेबाजी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर वो सो गए, उन्होंने विजिलेंस नहीं बरती, सावधानी नहीं बरती, लगातार गार्ड नहीं किया सब कुछ, तो फिर कुछ हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो व्यवस्था है उसमें, मैं तो यहां तक जाकर आपसे कहूंगा कि जो पेट्रोलिंग पार्टी जाती थी ना, जो ईवीएम्स कलेक्ट करती थी हर मतदान केंद्र से, मैं उसके पीछे अपने लोगों को लगाता था मोटरसाइकिल से कि रास्ते में कहीं कोई हेरा फेरी तो ये नहीं कर रहे हैं। जब तक ये पहुंच ना जाए जहाँ काउंटिंग सेंटर है तब तक इनके पीछे लगे रहो। और हर पेट्रोलिंग पार्टी के पीछे मेरे लोग लगे रहते थे। तो मैं स्वयं रहता था वो जो काउंटिंग सेंटर था वहां पर कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे उसको रखा जा रहा है, मेरे लोग लगे रहते। तो अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो दुर्घटना घटेगी। इसीलिए लास्ट फेज बचा हुआ है। मैं तो सारे जितने विपक्षी कैंडिडेट्स हैं उनसे कहूंगा कि फॉर गॉड सेक आप विजिलेंट रहो। आपके विजिलेंट रहने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप चुनाव आयोग पर मत डिपेंड कीजिए। चुनाव आयोग पर आप डिपेंड करेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। जी। अच्छा, हजारीबाग को लेकर भी आपसे थोड़े से सवाल थे, क्योंकि अभी जयंत चौधरी जो आपके बेटे हैं उनको पूछा गया कि भाई वो वोट डालने भी नहीं गए थे। तो मायूसी की वजह क्या है? क्या वो नाराज हैं? क्या उन्होंने मन बना लिया है कि वो अब बीजेपी छोड़ने वाले हैं? वजह क्या थी? ये आपसे समझना चाह रहे थे सर। नहीं, देखिए, जयंत सिन्हा ने एक लंबा चौड़ा अपना एक्सप्लेनेशन भेज दिया है। पार्टी ने उनको जो नोटिस दिया था उसका उन्होंने जवाब दे दिया। और वो महाशय जो पार्टी के स्टेट लेवल जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे जब पूछा गया कि जयंत सिन्हा ने जवाब भेज दिया उसके बारे में आपको क्या कहना है, तो उन्होंने इतना ही कहा कि ये सामंतवादी सोच का परिचय देता है। अब उन्हें आपने शोकॉज करके एक्सप्लेनेशन मांगा, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, तो आप कह रहे हैं सामंतवादी सोच है। क्या एक्सप्लेनेशन नहीं देते? क्या सही बात नहीं कहते? उस एक्सप्लेनेशन में जयंत सिन्हा ने पूरी बात, वो शायद मैं नहीं कर पाता, लेकिन जयंत सिन्हा ने वो किया है। यानी कि वो जो उनकी जगह पर जिसको कैंडिडेट बनाया गया उसको उन्होंने पूरी पूरी दिखाई अपनी सहानुभूति और कहा कि मेरे से भी ज़्यादा वोट से जीतेंगे। वो टीवी में, यूट्यूब में वायरल हुआ वो वीडियो दोनों का। फिर जयंत सिन्हा उनके घर गए, फूल का गुलदस्ता लेके। घर पर नहीं थे, घर के लोगों को बताया कि मैं आया था उनको बधाई देने के लिए। और उसके बाद जयंत सिन्हा को किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि आप आओ और आपकी ये भूमिका होगी चुनाव में। एक बार भी नहीं कहा।
प्रदेश ने नहीं कहा, जिला ने नहीं कहा। तो जयंत सिन्हा आके क्या करते वहां पर, जब उनकी जरूरत थी, पार्टी ने नहीं समझी, तो आके क्या करते, आप खुद चले जाते और भाषण देने लगते 20 आदमी को, 25 आदमी को। ऐसा कोई करता है क्या? दूसरी बात कि उनके लड़के के बारे में आप अलग से सवाल करेंगे, किसी में बोल दो। जी, जी। हाँ, नहीं, मैं पूछने भी वाली थी कि जयंत के जो बेटे हैं उनके बारे में ये खबर आ रही थी कि शायद इंडिया अलायंस की किसी रैली में वो खरगे जी का समर्थन करते हुए नज़र आ रहे थे। तो क्या वो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और क्या जयंत ने भी अब मन बना लिया है कि वो इंडिया अलायंस में जॉइन करेंगे? देखिए, इससे हास्यास्पद कोई बात ही नहीं हो सकती थी। आशीष सिन्हा, जो जयंत सिन्हा के पुत्र हैं ना, वो अभी अमेरिका से पढ़ाई करके लौटे, हमारे यहाँ आए हजारीबाग में। उनका मन था कि थोड़ा वो देखें, पहली बार उनका एक्सपोजर हो रहा था टू द इलेक्शन कैंपेनिंग एंड ऑल दैट प्रोसेस। तो उन्होंने, खड़गे जी की सभा थी हजारीबाग से दूर, बरही एक जगह है 40 किलोमीटर दूर, तो वो उस सभा में चले गए। अब उस सभा में चले गए तो चूंकि वो गए तो लोगों ने उनको स्टेज पर बैठा दिया, और उसके बाद ये हल्ला हो गया। आशीष सिन्हा, जिनकी उम्र 23 साल की है, जो चुनाव लड़ने के काबिल अभी नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ने की उम्र सीमा 25 साल है न्यूनतम, तो वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं अभी। वो सडनली पॉलिटिशियन बन गए, और ये हुआ कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया, और जयंत सिन्हा भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, और ये बड़ा भारी उलटफेर हो रहा है हजारीबाग में जयंत सिन्हा पूरे सिन्हा परिवार के साथ। ये दूसरी बात है कि मैं जरूर बीजेपी से नाराज हूं, आज से नहीं, कई सालों से। और जिस तरह जयंत सिन्हा का टिकट इस बार काटा गया, जयंत सिन्हा प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादा वोट से पिछला चुनाव जीते थे, उनका टिकट काट दिया आपने, बिल्कुल कोई कारण बताए, और उसके बाद कैसे एक आदमी को दे दिया जैसे हजारीबाग बचना चाहता है। तो मैं बैठा हजारीबाग में, मैं बैठकर कहीं निकला नहीं, लेकिन बैठकर ही जितने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता था वो मैंने किया है। अब मुझे ये एडमिट करने में तनिक भी हिचक नहीं है कि मैंने कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार के लिए अपना समर्थन दिखाया। तो आशीष सिन्हा, जयंत सिन्हा के पुत्र के बारे में यह हल्ला उड़ा देना कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, इससे हास्यास्पद कोई चीज ही नहीं हो सकती है। और जयंत सिन्हा अपना फैसला करेंगे, वो क्या फैसला करेंगे मैं नहीं जानता हूँ। राजनीति में अभी तुरंत रहना चाहेंगे, राजनीति से के लिए जैसा होता है कि आप वेकेशन पर चले जाते हैं, तो क्या करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं नहीं जानता हूँ उनके प्लान के बारे में, लेकिन आशीष सिन्हा के प्लान के बारे में मैं जानता हूँ कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, अभी उनकी उम्र भी नहीं हुई है चुनाव लड़ने की, और वो अपना जो प्रोफेशनल करियर है उसको परस्यू करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन यशवंत जी, जो जयंत सिन्हा का टिकट काटा गया, उसकी वजह क्या थी? क्या आप वो कारण थे? क्योंकि आप काफ़ी मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी के नीतियों के खिलाफ आप बहुत मुखर होकर बोलते हैं। तो कहीं ये कारण तो नहीं है कि जयंत सिन्हा का टिकट इस वजह से कटा गया हो? हालाँकि इसके पहले जयंत मंत्री भी रह चुके हैं। जयंत केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री थे। लेकिन अचानक से जयंत का टिकट कटना, और उसका उसका कारण आपको क्या लगता है? क्या वो खुंदक आपकी वजह से वो जयंत के ऊपर निकाल रहे हैं? देखिए, जयंत सिन्हा, हम तो 2019 में ही जयंत सिन्हा का टिकट काट देना चाहिए था, लेकिन 2019 में जयंत सिन्हा का टिकट तो नहीं कटा। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी 2018 में, तो मेरी वजह से अगर खुंदक होता उनको, तो 19 में उनको टिकट नहीं देते। 19 बीत गया, 5 साल बीत गया, और 24 में आकर उनको टिकट काटने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊं कि जब हम लोगों ने जांच वाँच की इधर उधर, तो पता चला कि अभी जो वर्तमान कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके लड़के कई कंपनियों में डायरेक्टर हैं। ये उन्होंने खुद जोर दे के इस बात को कहा कि हम लोग 4 पीढ़ी से बिजनेस में हैं, व्यापार करते हैं। वो किस चीज़ का
व्यापार करते हैं हजारीबाग में, सब जानते हैं कि दारू के व्यापार में है, शराब का व्यापार करते हैं। लेकिन छोड़ दीजिए उस बात को, उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा 4.5 करोड़ रुपए का, जो कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया। ये रिकॉर्ड पर है। उन्होंने कहा क्यों नहीं दे सकते, हम 4 पीढ़ी से आप यशवंत जी, आपको 2 मिनट के लिए इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने ये कहा है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्होंने 4.5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था, इस वजह से उनको टिकट दिया गया। मैं तो जोर दे के इस बात को कह रहा हूं कि ये तो रिकॉर्ड पर बात आई है। जो बाकी बात है वो रिकॉर्ड पर नहीं आई है, वो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। लेकिन रिकॉर्ड पर यह बात है कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और भारतीय जनता पार्टी को दिया वो पैसा, तो ये तो रिकॉर्ड पर है। तो जयंत सिन्हा का टिकट क्यों कटा, ये भारी मिस्ट्री है। जयंत सिन्हा को नोटिस क्यों आया, ये भारी मिस्ट्री है। जयंत सिन्हा ने उसका जवाब 2 दिन के भीतर भेज दिया, उसके बाद कई दिन गुजर गए, पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। खाली यही प्रतिक्रिया आई कि सामंतवादी सोच की उपज है वो एक्सप्लेनेशन। आप उनसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, वो एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो आप कहते हैं कि सामंतवादी सोच है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है। और मैं आपसे बिल्कुल साफ शब्दों में आज आपका नेशनल चैनल है इस पर कहना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज के दिन एक सज्जन है जिनका नाम है बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी के ऊपर मेरे बहुत उपकार है, लेकिन वो छोड़ दीजिए आज के दिन। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने, ऐसा लगता है कि उन्होंने सुपारी ले ली है किसी से कि यशवंत सिन्हा, माने सिन्हा परिवार जो है हजारीबाग में, उसको हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। और इसीलिए सब कुछ वो कर रहे हैं, नोटिस देना, टिकट कटवाने में मदद करना, ये सब कुछ एक आदमी अगर कर रहा है तो वह बाबूलाल मरांडी है। और जिसको टिकट मिला है हजारीबाग से, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात छोड़ दीजिए, उनके पिताश्री जो है वो बाबूलाल मरांडी ने जब झारखंड विकास मोर्चा अलग पार्टी बनाई थी तब उसके कोषाध्यक्ष थे। उसके कोषाध्यक्ष वर्तमान उम्मीदवार के पिताजी थे और उस खानदान से बाबूलाल की का पुराना ताल्लुक है। और सारा हजारीबाग इस बात को जानता है कि अभी भी अगर वो बाबूलाल मरांडी हजारीबाग आते हैं तो सब काम छोड़कर जरूर उस तीर्थ स्थान पर जाते हैं जो जायसवाल जी का घर है। वहां पर क्यों जाते हैं बार बार? जी, हैं उनके वर्तमान उम्मीदवार के पिता, जहां तक मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी में थे भी नहीं, तो उनके यहाँ जाते हैं। क्यों जाते हैं? अब तरह तरह के उसके बारे में अटकलबाजियां हैं, कहानियां हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि वर्तमान उम्मीदवार और बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों में एक विशेष रिश्ता है। और इसीलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि उसी रिश्ते के कारण बाबूलाल मरांडी ने अपना योगदान दिया जयंत सिन्हा का टिकट कटवाने में। आपने एक बड़ी बात कही यशवंत जी की ऐसा लग रहा है कि बाबूलाल मरांडी ने यशवंत सिन्हा के परिवार को पूरी तरह से राजनीतिक रूप से खत्म करने की सुपारी ले ली है। अब वो अकेले तो इस बात का निर्णय नहीं लेंगे, क्या उनको दिल्ली से टॉप बॉसेस जो हैं, आपके जो टॉप 2, क्या वो निर्देशन दे रहे हैं इस बात को लेकर? आपको क्या लगता है? बिना बिना सलाह मशविरा के तो ये काम नहीं होगा ना? नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष जो होता है उसकी बड़ी कद्र होती है बीजेपी में। मैं भी पूरे बिहार का प्रदेश अध्यक्ष था जब बिहार झारखंड एक थे। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मैं था तो मेरी बात चलती थी। मैं जाकर केंद्रीय नेतृत्व को कुछ कहता था कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, तो मेरी बात मानते थे। तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर बाबूलाल मरांडी उनको कुछ समझाते हैं, सुझाते हैं, तो उस बात को यहाँ पर स्वीकार किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि मुझसे तो उनको खुन्नस सही है यहाँ के केंद्रीय नेतृत्व को भी। इसलिए अगर उनके सामने ठाकुर सुहाती टाइप की बात की जाती है जो उनके कानों को पसंद आएगा, उनको मधुर लगेगा, तो वो सुनना चाहेंगे।
और कोई भी इंटेलिजेंट आदमी ये भी इस बात को समझ जाएगा कि भाई ये केंद्रीय नेतृत्व चाहता है तो उसी की बात करो, स्पेशली जब उसको भी ये सूट कर रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं बहुत उम्र में, अब उम्र दराज हो गया और अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हूं, लेकिन 10 बाबूलाल मरांडी और 100 अमित शाह और मोदी आ जाएंगे तब भी वो हजारीबाग से हमको नहीं उखाड़ सकते हैं। यशवंत जी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी जो एक लड़ने की स्पिरिट है वो वाकई में बहुत सराहनीय है, लेकिन जब इतनी सारी फोर्सेस एक व्यक्ति को हराने में लग जाती हैं, और वही चीज हो रही है इस समय, तो बिल्कुल विपक्ष के साथ भी वही है कि एक तरफ मोदी और शाह है और दूसरे तरफ विपक्ष और जो इंडिया अलायंस की 28 पार्टीज हैं वो है। आपको क्या लग रहा है कि बार बार ये लोग एक घिसा पिटा फ्रेज होता है कि पल्ला किसका भारी है? आपको क्या लग रहा है कि इस बार मोदी और शाह मिलकर उनका पल्ला भारी रहेगा, या इंडिया अलायंस वाकई में हरा सकता है बीजेपी? क्या आपको लगता क्या है? आपकी आवाज कट गई, इसलिए मैं सवाल हाँ, सुन नहीं पाया। हाँ, मैं कह रही हूँ कि मोदी और शाह एक तरफ और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की 28 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और हमेशा एक कहावत होती है जो कहा जाता है कि भाई किसका पल्ला भारी है। आपको क्या लग रहा है कि मोदी और शाह मिलकर चुनाव जीत पाएंगे, या इंडिया अलायंस इस बार बीजेपी को हरा सकता है? मैं सवाल सुन नहीं पाया। हाँ, आपको तो आवाज आप आ ये रही? जानना चाहते हैं कि इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा? हाँ, जी तो जी मैं जी तो जी नहीं जी। एक कह सकता हूँ कि मैं देश भर में घूमा हूँ और हर राज्य के बारे में मुझे जानकारी है, लेकिन आप ही के जैसे एनालिस्ट हैं उनकी बात मैं सुनता रहता हूँ, और मोदी मीडिया को 1 मिनट के लिए अगर अलग कर दिया जाए तो लगभग हर यूट्यूब पर ये बात खुलकर सामने लोग कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी 200 सीट पार करने वाले नहीं हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर भी वो बहुमत से बहुत दूर रह जाएंगे, और इसलिए उनकी सरकार इस बार नहीं बनेगी, बल्कि ऑन द अदर हैंड इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। और इंडिया गठबंधन जो है वो एक प्री इलेक्शन अलायंस है, और हमारी जो राजनीतिक परंपरा रही है वो ये रही है कि प्री इलेक्शन अलायंस जो है उसको आप एक पार्टी की तरह ही आप महत्व देते हैं चुनाव के बाद। तो इंडिया अलायंस को अगर ज़्यादा सीटें आती हैं भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दलों से, अगर 2 सीट भी ज़्यादा आती है तो ये राष्ट्रपति जी का कर्तव्य बनता है कि वो इंडिया अलायंस को पहले बुलाएं सरकार बनाने के लिए, और इंडिया अलायंस के ऊपर होगा कि वो इस इनविटेशन का क्या करते हैं। लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नजर नहीं आ रहा है कि इंडिया अलायंस को इस बार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की तुलना में ज्यादा सीटें मिलेंगी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी ही बनेगी और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। कई लोग तो ये भी शंका जता रहे हैं कि भाई मोदी जी तो लास्ट मोमेंट तक दांतों से दबाकर सत्ता रखेंगे, इसलिए किसी भी सूरत में वो प्रधानमंत्री तो बन ही जाएंगे। नहीं, वो hear me? Yes, yes, I can hear you, sir. नीलू जी, कैन यू हियर मी? I can hear you, sir. हाँ, I तो can मैं ये hear कह you. रहा हूँ आपसे पहले भी मैंने कहा कि इंडिया अलायंस एक प्री इलेक्शन अलायंस है, और इंडिया अलायंस चूंकि प्री इलेक्शन अलायंस है इसकी मान्यता उतनी ही है जितने एक सिंगल पार्टी की होती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर
उभरती भी है अगली लोकसभा में, तब भी अगर इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें हैं तो राष्ट्रपति जी को परंपराओं का पालन करते हुए इंडिया गठबंधन को पहले इनवाइट करना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए, बीजेपी को नहीं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब एक अलायंस, प्री इलेक्शन अलायंस ज्यादा सीट लेगा। यशवंत जी, आखिरी में बस आपसे यही सवाल करूंगी कि मोदी जी को इस समय आप क्या राय देंगे? मोदी जी इस समय आराम नहीं कर रहे हैं। आज भी अमित शाह ने कहा कि देखिए वो तो छुट्टी भी नहीं लेते हैं, जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने छुट्टी ही नहीं ली। वो बार बार राहुल गांधी को कहते हैं कि देखिए वो तो 6 महीने में थाईलैंड चले जाते हैं, मोदी जी कभी छुट्टी ही नहीं लेते। तो मोदी जी को आपकी क्या सलाह है? शायद मेरा इंटरनेट वीक है, आपकी आवाज मेरे तक पहुंची नहीं है नीलू जी, सॉरी। हाँ, मैं कह रही हूँ कि अंत में मोदी जी को आप क्या सलाह देंगे? राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी के लिए अमित शाह कहते हैं कि वो तो छुट्टी ही नहीं लेते। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने छुट्टी नहीं ली। राहुल गांधी हर 6 महीने में थाईलैंड चले जाते हैं। आज ही उन्होंने ये बात बोली है। तो मोदी जी को क्या सलाह देंगे आप यशवंत जी, चलते चलते? देखिए देखिए, एक 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 पश्चिमी देशों में परंपरा है कि हर व्यक्ति छुट्टी पर जाता है, और जुलाई अगस्त का महीना जैसा आप जानती हैं, चाहे यूरोप हो चाहे यूएस हो, वहां पर लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं। पुतिन साहब भी छुट्टियां मनाते हैं अपने डाचा में जाकर। तो छुट्टी मनाना ही चाहिए आदमी को। छुट्टी अगर कोई नहीं मनाता है तो ये कोई बहुत क्या मैं कहूँ, ये बोस्ट करने वाली बात नहीं है कि हम छुट्टी नहीं मनाते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। आपको लेना थी अच्छा छुट्टी। अगर आप छुट्टी लेकर रिफ्रेश होकर आते तो शायद आप बेहतर काम करते, लेकिन आप छुट्टी नहीं लेते हैं। क्या मतलब है इसका? हम छुट्टी लेते हैं तो हम उससे कम आदमी हो गए, कमजोर पड़ गए? बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति को छुट्टी लेना चाहिए, और जो छुट्टी नहीं लेता है उसकी छुट्टी जनता करती है। और मोदी जी इसके बाद लंबी छुट्टी पर जाने वाले हैं इस चुनाव के बाद। चलिए, थैंक यू सो मच यशवंत जी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।